Okay, so let us start with the thorax and abdomen today. We have already done embryology, histology portion, then we have done the upper limb portion, then we have done the head and neck portion. These three portions have been already done. If you have not seen, please go and see. ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे? Thorax and abdomen. We'll start with thorax and abdomen and maximum 30 minutes I'll take, and if you be with me for 30 minutes, next 30 minutes you will be good to go with any questions in this thorax and abdomen, because I am not going to solve only the questions, but I am going to solve all the options also, and the other questions that might be asked or that has been already asked regarding that option. So let's begin. The first question here states that a surgical procedure was being carried out upon ductus arteriosus. Ductus arteriosus, remember this thing, ductus arteriosus. The nerve which lies in close relation should be identified and avoided. Most of you know. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है ना, जुलाई 2024 का मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन, और ये पहले भी रिपीट हो चुका है। नीट पीजी में भी एक बार पूछा जा चुका है, एक बार नहीं ज़्यादा बार पूछा, मीन्स इट हैज़ बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स इन सो मेनी एग्जामिनेशन। सबको पता है कि दिस इज लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल, बट कैसे? सो लेट्स सी। रिकरेंट लैरेंजियल नर्व के बारे में और कुछ थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसे देखो, जनरली इन प्री नेटल पीरियड व्हाट हैपेंस इज कि लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व हैज अ क्लोज रिलेशन टू द डक्टस आर्टेरियोसस। तो अगर डक्टस आर्टेरियोसस में हम ऑपरेट कर रहे हैं, देन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट वी डोंट इंज्योर दिस नर्व। अभी देखो, राइट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व टेक्स अ टर्न अराउंड द सबक्लेवियन आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी के अराउंड कौन टर्न लेता है? राइट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। व्हेreas द लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व टेक्स अ टर्न अराउंड द आर्च ऑफ द aorta। सो जनरली इसमें पूछा जाएगा कि लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व एंड राइट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, व्हिच वन ऑफ इट इज लॉन्गर, व्हिच हैज द लॉन्गर कोर्स। ठीक है, सो अगर लॉन्गर कोर्स पूछा जाए, देन दैट इज लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल nerve which takes a turn around the arch of aorta, that's why it is longer in course। ठीक है, सो ये चीज हमको याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, सो while performing upper GI endoscopy a perforation in the esophagus at 25 centimeter from the incisor teeth was encountered, the structure line। look, this question it has been so many times, multiple times asked in almost all the examination, और FMG के लिए तो ये हॉट फेवरेट टॉपिक है उन लोगों के लिए। ये देखो क्या होता है, जनरली इंसीजर टीथ से जनरली सर्जरी में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन सर्जरी आल्सो, सो विल इंटीग्रेट बोथ द थिंग्स। देखो, इंसीजर टीथ से जनरली इसोफेगस का पूरा क्या नापा जाता है, जनरली उसका एक मेजरमेंट लिया जाता है, और वो मेजरमेंट यहाँ से इंसीजर टीथ से कितने नीचे पे कौन सा स्ट्रक्चर, जैसे इसोफेगस में 2-3 कॉन्स्ट्रिक्शंस होते हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्शंस मेनली पूछा जाता है कि वो कॉन्स्ट्रिक्शन कितने सेंटीमीटर पे आता है ना। सो मोस्टली दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। सो लेट्स solve all the things that can be asked from this topic, particularly this distance wala topic। okay, so let's see esophageal constrictions। the esophageal constriction, the first esophageal constriction is at cervical constriction। फर्स्ट को क्या बोलते हैं हम? सर्वाइकल कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं, एंड दिस इज ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंसीजर टीथ। दिस इज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंसीजर टीथ एट द लेवल ऑफ C6, दैट इज क्रिकोफेरेंजियस मसल के पास। ठीक है, क्रिकोफेरेंजियस मसल के पास। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द ब्रोंको ऑर्टिक कंस्ट्रिक्शन। द सेकंड कंस्ट्रिक्शन इज ब्रोंको ऑर्टिक कंस्ट्रिक्शन, नाम से ही पता चल रहा है। देखो, इट इज 28 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंसीजर टीथ। इंसीजर से कितना है? 28 सेंटीमीटर। एंड ब्रोंको ऑर्टिक कंस्ट्रिक्शन भी इसको बोलते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट लेफ्ट ब्रोंकस T5 T6 के लेवल पे, और ऑर्टिक आर्च एट द लेवल ऑफ T4। नेक्स्ट देखो, डाइफ्रैग्मेटिक कंस्ट्रिक्शन, नाम से पता चला डाइफ्रैग्मेटिक कंस्ट्रिक्शन। सो दिस इज 41, और सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे, दिस इज एट द 41 सेंटीमीटर, एंड दिस इज एट द लेवल ऑफ T10 डाइफ्रैग्मेटिक हाइटस के लेवल पे। T10 एट द डाइफ्रैग्मेटिक हाइटस के लेवल पे डाइफ्रैग्मेटिक कंस्ट्रिक्शन। सो 3 कंस्ट्रिक्शन, सर्वाइकल कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंकोआर्टिक कंस्ट्रिक्शन एंड डाइफ्रैग्मेटिक कंस्ट्रिक्शन। इन वन ऑफ द एग्जाम आई हैव सीन लाइक क्रिकोफेरेंजियस के लेवल पे, दे सिंपली आस्क्ड एट द लेवल ऑफ क्रिकोफेरेंजियस व्हिच कंस्ट्रिक्शन इज देयर, एंड दैट इज नथिंग बट द सर्वाइकल कंस्ट्रिक्शन। सो उस हिसाब से भी हमको याद रखना है। अगर डिओडेनम का डिस्टेंस अगर हम यहाँ से देखें, ये डिस्टेंस फ्रॉम द इंसीजर, देन दैट इज 55 to 56 सेंटीमीटर रफली। ठीक है, सो इतना हमको यहाँ पे समझना है, एंड इफ वी डू दिस मच देन विल बी लाइक ऑलमोस्ट डन। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है? क्रिकोफेरेंजियस स्फिंक्टर, ये कितने पे है? 15 सेंटीमीटर पे। डायफ्रागम 41 सेंटीमीटर पे है ना। नेक्स्ट देखो, राइट मेन ब्रोंकस इट लाइज अवे फ्रॉम द इसोफेगस, इसोफेगस से अवे लाई करता है राइट मेन ब्रोंकस, एंड आर्च ऑफ ऑटा यहाँ पे दिया हुआ है। सो व्हाट विल बी आवर आंसर?
अ परफोरेशन इन द इसोफेगस एट 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर पे अगर हमसे पूछा गया है, सो दैट इज बिटवीन सर्वाइकल कंस्ट्रिक्शन 15 सेंटीमीटर पे होता है एंड ब्रोंको ऑर्टिक कंस्ट्रिक्शन 28 सेंटीमीटर पे होता है, ठीक है। सो ब्रोंको ऑर्टिक कंस्ट्रिक्शन के साथ हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। आगे चलो, a patient is having chest pain radiating to the arm. The chest pain is radiating to the arm. Name the nerve responsible for this pain. इस पेन के लिए कौन सा नर्व रिस्पॉन्सिबल होगा? The patient is having chest pain which is radiating to the arm. Chest pain is radiating to the arm. Generally, if we hear this type of pain, that is radiating pain which is being felt somewhere else, this is generally, अगर हम ऐसे नॉर्मल में भी लोगों को बताओगे कि जनरली क्या हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है एंड आई एम लाइक फीलिंग कि ये पेन कहाँ तक जा रहा है, मेरे लेफ्ट शोल्डर तक जा रहा है, आर्म तक जा रहा है, जॉ तक आ रहा है, सो दैट मेनी पीपल नॉन मेडिकोज विल ऑल्सो लाइक गेस कि दिस कुड बी द केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन, है कि नहीं, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। अब मायोकार्डियल इन्फाक्शन तो ठीक है, लेकिन ये जनरली पेन रेडिएटिंग टू द आर्म, नेम द नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पेन, कौन से नर्व के कारण ये पेन जो यहाँ पर है ये कहाँ जा रहा है, यहाँ तक क्या हो रहा है, रेडिएट हो रहा है, एंड दैट इज ड्यू टू इंटरकोस्टोब्रैकियल नर्व। दिस इज ड्यू टू इंटरकोस्टोब्रैकियल नर्व। व्हाई, क्यों इंटरकोस्टोब्रैकियल नर्व? बिकॉज इंटरकोस्टोब्रैकियल नर्व communicates with the medial cutaneous nerve of the arm. Medial cutaneous nerve and intercostobrachial nerve के बीच में क्या है, कम्युनिकेशन है। दैट्स वाई यहाँ पर जो इंटरकोस्टोब्रैकियल नर्व है उसके जनरली क्या हो जाएगा, वो कम्युनिकेट कर रहा है हमारा मेडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म से, और यहाँ का जो पेन होगा दैट विल बी फेल्ट अप देयर, ठीक है, वो यहाँ से रेडिएट होकर वहाँ तक फील किया जा सकता है। नेक्स्ट थिंग विल डू, ओके, सो दिस साइड आई थिंक वी हैव डन। यहाँ पे देखो, a needle has to be inserted by an intern for thoracocentesis. Thoracocentesis के लिए a needle has to be inserted. Which is the most preferred site for this clinical procedure? Which is the most preferred site for this clinical thoracocentesis के लिए जनरली सबसे प्रिफर्ड साइट कौन सा है? अभी देखो यहाँ पे लोअर बॉर्डर ऑफ द अपर रिब, अपर बॉर्डर ऑफ द लोअर रिब, मिडल ऑफ द इंटरकोस्टल स्पेस एंड लोअर बॉर्डर ऑफ, चलो इसके बारे में समझ लेते हैं फिर आंसर पे आएंगे। देखो, in the intercostal space, generally when we go to the intercostal space, what we see, there are intercostal vein, intercostal artery and intercostal nerve, तीन चीजें होती है, vein, artery and nerve। इसको इसी इसमें याद करना है कि VAN करके याद करना, ऊपर वेन, उसके बाद आर्टरी और उसके बाद नर्व, ठीक है। ऑल थ्री रन्स इन अ न्यूरोवैस्कुलर बंडल, ये तीनों कहाँ होते हैं, ऑल ऑफ दिस थ्री थिंग्स आर इन द न्यूरोवैस्कुलर बंडल एंड दिस न्यूरोवैस्कुलर बंडल इज लोकेटेड एट द इन्फेरियर बॉर्डर ऑफ द अपर रिब। जैसे ये अपर रिब अगर मैं ले रहा हूँ तो इसका इन्फेरियर बॉर्डर, द इन्फेरियर बॉर्डर ऑफ द अपर रिब। सो अब देखो हमारे लिए एकदम ईजी हो गया, अपर बॉर्डर ऑफ द लोअर लिप, ठीक है। Another one, a patient is suffering from aortic dissection. A patient is suffering from aortic dissection, injury to which marked structure in the image will cause hiccups. A patient is suffering from the aortic dissection, aortic dissection से सफर कर रहा है, injury to which marked structure in the image will cause hiccups. This question I'll share you one event that happened to me. Actually during the COVID days I was like teaching a small students for class लाइक 9, 10, 11, ऐसे अपना कुछ पॉकेट मनी करने के लिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो कुछ चल नहीं रहा था, सारी चीज़ें बंद थी, तो उस टाइम पे मैंने क्या किया था, जनरली आई यूज टू टीच स्मॉल स्टूडेंट्स। वन डे वन डॉक्टर वाज देयर, ही केम टू माय क्लास एंड ही वाज लाइक hiccups, sir, there is hiccups, which nerve is responsible for this, he asked me. Some baby who were sitting there, the boys and girls who were sitting there, some of them had a hiccup and he spontaneously asked me. He was in my class, he just came to survey my class that what he is teaching or not, like that he came to my class and then he suddenly a boy had hiccups and then he asked me what did this boy had. The doctor, he already knew that I also study medicine, so he asked me what is this generally this incident that happened. I said that this is hiccup. Then he asked me which is the nerve responsible for the hiccups, and what I told vagus nerve, and like he was like, are you really a medical student, like that he was asking me, are you really a medical student? Then he asked me the next question, he fired a next question to me like, what are the branches of trigeminal, like that he fired, and then I was able to
say something about that, but not exactly. So that was the condition. I was like very bored in front of all my students. That event I'll remember throughout my life. I was bored. I was actually like, no, I don't know even this my student what they would think about me, like that I was. So this hiccup I will never forget in my whole life. I saw it here and the incident came in mind. Okay, let's move ahead. Hiccups. So for the hiccups, generally, what will be the answer for the hiccup? Now I remember it blindly. That is, it is due to the phrenic nerve. This is due to phrenic nerve injury to which marked structure in the image will cause hiccups. So this is phrenic nerve. ठीक है? That is phrenic nerve. यहाँ देखो this A. This figure is very very important. This A is left common carotid artery. ठीक है? This B is descending aorta. This C, this structure, this is phrenic nerve, and D is the left bronchus. This is the left bronchus. So this is right bronchus, this is left bronchus. So what they are asking us here is the patient is suffering from aortic dissection, injury to which marked structure in the image will cause hiccups, and that is nothing but the phrenic nerve, and this phrenic nerve is in the C. C option is of phrenic nerve. So okay, let's see. Diaphragm generally is innervated by phrenic nerve. Diaphragm is innervated by phrenic nerve, and this phrenic nerve, the origin of the phrenic nerve is from the anterior rami of C3, C4 and C5. ठीक है, anterior rami of C3, C4 and C5. Motor innervation to diaphragm. The motor innervation to diaphragm is phrenic nerve. Irritation or compression of this nerve causes hiccups. Okay. Clinical anatomy, if we take this dermatome 3 to 5 is shoulder. The 3 to 5 dermatome is shoulder. So irritation can cause referred pain in shoulder tip. Agar like in the last case they were telling like this one, I'll show you again. Okay, so they were asking us like chest pain radiating to the arm. ठीक है, chest pain is radiating to the arm. Then our answer was intercostobranchial nerve, because this nerve is in communication with the medial cutaneous nerve of the arm. But here let's correlate this. If there is irritation in the phrenic nerve, so this phrenic nerve dermatome is a particular segment in which a single nerve is supplying that whole part, that is nothing but dermatome. ठीक है, dermatome में so this dermatome में अगर 3 to 5 shoulder का dermatome है, तो अगर irritation अगर generally phrenic nerve का हुआ, तो that pain will be felt in the shoulder tip also. So this you have to clinically correlate. और dermatome वाला चीज हम कहाँ पर पढ़ते हैं कि एक single dermatome में, एक particular dermatome में अगर क्या हो रहा है generally सिंगल्स है ना, सिंगल्स हम पढ़ते हैं ना, सिंगल्स आता है जनरली, दैट इज इन द पर्टिकुलर डर्मेटोम में ही आता है. ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो सिंगल्स के बारे में भी याद रखते हैं. इन द गिवन डर्मेटोलॉजी में पढ़ते हैं ना सिंगल्स. इन द गिवन इमेज व्हिच लैंडमार्क कैरीज स्प्लीनिक वेसल्स. कौन सा लैंडमार्क कैरीज स्प्लीनिक वेसल. देखो ये जनरल टीएस सेक्शन है, इसमें देखो क्या है, ये लीवर है, दिस इज लीवर, दिस इज स्टोमक है ना, ये स्टोमक है, दिस इज स्प्लीन, this is the tail of the pancreas at that side, and this is the pancreas, this is inferior vena cava. I'll show you. Okay. This is inferior vena cava, this is porta hepatis, this is lesser omentum, and they are pointing towards this D structure. They are pointing this D structure, that is, अगर ये यहाँ पे एग्जैक्ट तो फिगर उतना क्लियर नहीं है, बट ये पोर्टा हेपाटिस पे ही आ रहा है शायद. ये देखो राइट किडनी, दिस इज एड्रिनल ग्लैंड, दिस इज inferior vena cava, दिस इज aorta, एंड दिस इज लेफ्ट किडनी. ठीक है, दिस इज लेफ्ट किडनी. अब इसमें क्या पूछा गया है जनरली, which landmark carries स्प्लीनिक वेसल है ना, स्प्लीनिक वेसल कौन सा लैंडमार्क कैरी करता है. तो जनरली अगर इसमें हम देखें, दिस सी कैरीज जनरली गैस्ट्रिक वेसल्स, दिस ए विल कैरी दिस ए इज नथिंग बट गैस्ट्रोस्प्लीनिक, यानी कि स्प्लीन और स्टोमक के बीच में गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट. बी को अगर हम देखें, दैट इज नथिंग बट द स्प्लीन और रीनल लिगामेंट बिटवीन द रीनल, यानी कि जनरली क्या हो गया, रीनल इज किडनी एंड स्प्लीन, दैट इज स्प्लीनो रीनल लिगामेंट, और जनरली स्प्लीनिक आर्टरी एंड टेल ऑफ पैनक्रियाज. ठीक है, स्प्लीनिक आर्टरी एंड टेल ऑफ पैनक्रियाज हमने यहाँ पे देख लिया. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट B. So which landmark carries a splenic vessel? The splenic vessel is carried by splenorenal ligament. ठीक है, which structures passes through the arrow marked area? Arrow marked area में कौन सा स्ट्रक्चर पास करता है? See this question है ना, देखो स्ट्रक्चर ये यहाँ पे जनरली ये 1 2 और ये 3 आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब तक. ये जनरली ऑर्टिक ओपनिंग है डायफ्राम में है ना. सो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू द ऑर्टिक ओपनिंग. ऑर्टिक ओपनिंग में जनरली कौन कौन से स्ट्रक्चर पास करते हैं, अओर्टा, अजाइगस वेन, थोरेसिक डक्ट एंड हेमी अजाइगस वेन. अभी चलो थोरेसिक डक्ट का देखते हैं. व्हाट इज थोरेसिक डक्ट? थोरेसिक डक्ट इज नथिंग बट द लार्जेस्ट लिम्फेटिक एंड ऑल द लिम्फेटिक्स ऑफ द बॉडी ड्रेन्स इनटू द thoracic duct. That's why it is the largest lymphatic also.
begins from the cisterna chyli, that is from the abdomen, crosses the diaphragm at the level of aortic opening, that is T12, deviating to left at T5, drains into junction of left subclavian and left internal jugular vein. इतना अगर हम याद रखते हैं thoracic duct के बारे में, then will be good to go. चलिए आगे देखते हैं. Okay, this question is not clear only. Okay, which of the following structure is present over the surface of what? I'm not getting it. अभी देखो, जनरली वट एवर आई एम गेटिंग आई टेल यू. मीडियास्टाइनल सर्फेस ऑफ द राइट लंग, जनरली इसमें क्या होता है, अजाइगस वेन एंड आर्च होता है. अजाइगस वेन एंड आर्च. द नेक्स्ट वन इज वेगस नर्व. द नेक्स्ट वन इज इसोफिगस, फ्रेनिक नर्व, कार्डियक कंप्रेशन एंड नेक्स्ट कार्डियक इंप्रेशन, नॉट कंप्रेशन, कार्डियक इंप्रेशन. एंड द नेक्स्ट वन इज जनरली ग्रुप 4 inferior vena cava. If we talk about the left lung will have a heart, the impression of the heart, arch of aorta, descending thoracic artery, esophagus and left subclavian artery. So if there is surface of the lung, what they are doing? Is this mediastinal? Yes, this is the mediastinal surface of the lung. So in mediastinal surface of the lung we have like azygous vein. Okay, to scapula via. Okay, what they are asking, sternum is attached to scapula, if I'm not wrong. Then the answer will be clavicle. Which of these is true about the bronchopulmonary segment? Okay, bronchopulmonary segment. We'll first see something about bronchopulmonary segment. क्या क्या है यहाँ पे. bronchopulmonary segment मतलब mass of the lung tissue ventilated by one segmental bronchus. That mass of the lung tissue which is ventilated by one segmental bronchus, एक ही segmental bronchus जो पूरे mass को करता है, then that will be the bronchopulmonary segment. Pyramidal in shape, it is pyramidal in shape with the apex at the root and the base at the lung surface. ठीक है. It has separate arterial supply from the other segments. देखो ये यहाँ पे समझना बहुत ज़रा सर्जरी के लिए बेसिक चीज़ है ये देखो. ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इज दैट सेगमेंट व्हिच इज सप्लाइड बाय और वेंटिलेटेड बाय वन सेगमेंटल, सिंगल सेगमेंटल ब्रोंकस से होता है. एंड जनरली इट इज पिरामिडल इन शेप विद द एपेक्स एट द रूट एंड बेस ऑन द लंग सरफेस. ठीक है. इट हैज सेपरेट आर्टेरियल सप्लाई फ्रॉम द अदर सेगमेंट. जो बाकी जितने भी सेगमेंट है उससे क्या होता है, इसका सेपरेट क्या होता है जनरली, मतलब सीधा सीधा समझे तो एक जो प्रॉपर ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है उसका प्रॉपर अपना क्या होगा जनरली, it will have its own blood supply, its own ventilation supply, सब कुछ अलग होगा. सो इट कैन बी रिमूव्ड सर्जरी. अगर एक सेगमेंट है उसका सब चीज़ अपना है तो अगर उस सेगमेंट को हम निकाल दे तो दूसरे का तो डैमेज नहीं करेगा, कोई डैमेज नहीं. अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो सेगमेंट हम निकाल देंगे. सो जनरली इट कैन बी रिमूव्ड सर्जिकली विदाउट अफेक्टिंग द फंक्शन ऑफ द अदर सेगमेंट्स. इट इज ड्रेन्ड बाय इंटरसेगमेंटल वेन्स दैट लाई इन द कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द सेगमेंट. इतना चीज़ हमको This is true about the bronchopulmonary segment. So bronchopulmonary segment में ये क्या है, pulmonary veins are intersegmentary. ठीक है, drained by intersegmental vein जो कि pulmonary vein है, लास्ट में जो हमने पढ़ा था. ओके, सो VAN, vein, artery and nerve sequence is present in intercostal space at VAN. सबसे ऊपर वेन, उसके बाद आर्टरी, उसके बाद नर्व. इस सीक्वेंस में जनरली क्या होता है, जनरली लोअर बॉर्डर ऑफ रिब में वेन, आर्टरी एंड नर्व sequence is present in the intercostal space at the lower border of the rib. Which of the following veins drain into brachiocephalic vein? ठीक है, brachiocephalic vein. ठीक है. सो brachiocephalic vein में कौन सा करता है जान देखो. In brachiocephalic vein the left superior intercostal vein will drain. A 50-year-old woman presented with chief complaints of cough with bloody sputum, dyspnea, chest pain, loss of appetite, unexplained weight loss. Chest X-ray revealed as a mass in the left lung with elevated left dome of the diaphragm. CT scan revealed a tumor invading the lung surface anterior to the hilum. ये याद रखो, anterior to the hilum बोल रहा है. Which of the following nerves is most likely to be involved by the tumor? कौन सा नर्व होगा? सो देखो anterior to the hilum बोल रहा है. देखो phrenic nerve is anterior to hilum of the lung and vagus nerve is posterior to hilum of the lung. So generally यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, phrenic nerve हो जाएगा. Aortic hiatus pierces diaphragm at what level? अभी देखो major openings in the diaphragm, the second most asked questions. ठीक है ना. और किसी भी टीचर का अगर आप लेक्चर LRR या फिर कोई भी अगर लेंगे तो वहाँ पे ये तो होगा मेजर ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम्स. सो जनरली एट T8 लेवल देर इज वेना केवल ओपनिंग और वहाँ से क्या क्या पास होता है, IVC, राइट फ्रेनिक नर्व, inferior vena cava and right phrenic nerve will be passing from that point. At T10 level, the second opening of the diaphragm is at T10 level where
esophageal, this is also called as esophageal opening, and from this opening passes the esophagus and the vagus nerve. Esophagus and the vagus nerve. At T12 level, at the level of T12, aortic opening, that there will be aortic opening, and from it there will be passing like aorta, thoracic duct and azygous nerve. ठीक है, सो इतना हमको एकदम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेजर ओपनिंग्स ऑफ डायफ्राम, देर आर 3 मेजर ओपनिंग्स एट द 3 लेवल, दैट इज T8 लेवल, T10 लेवल एंड T12 लेवल. इसको आप लोगों ने, कितने लोगों ने I8 10 1 7 12 करके भी पढ़ा होगा, है ना. सो T8 लेवल, T10 लेवल और T12 लेवल. सो T8 लेवल को हम क्या बोलते हैं जनरली? T8 लेवल इज वेना कैवल ओपनिंग, and through vena cava opening the structures that passes are inferior vena cava, right phrenic nerve. T10 level पे esophageal opening होगा and through it passes the esophagus and the vagus nerve. T12 लेवल पे क्या होगा? aortic opening and through it passes the aorta, thoracic duct and the azygous vein. ठीक है, ये थी. So this is very important, you must remember this. ठीक है, so इसमें देख लो तो aortic hiatus pierces diaphragm at what level? It pierces diaphragm at, generally aortic hiatus it will be piercing at T12 level, at the level of aortic opening. Right phrenic nerve passes through diaphragmatic opening, that is caval opening. Right phrenic nerve, that is vena caval opening, हमने ऊपर पढ़ा. Structure passing through the esophageal opening. Esophageal opening में हमने अभी जस्ट पढ़ा esophagus and vagus nerve. So esophagus and vagus nerve. Esophagus, vagus nerve, gastric artery branches, phrenic nerve, except पूछा है, so there will be phrenic nerve. This phrenic nerve generally it passes through generally vena caval opening. Vena caval opening. कुछ भी द फॉलोइंग रिब इज नोन एज द फ्लोटिंग रिब. चलो ये भी समझ लेते हैं, ये तो ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा. हम जनरली नीट यूजी के टाइम से हम लोग पढ़ रहे हैं जनरली रिब्स में. दैट वी हैव जनरली 723 और 732 करके हम पढ़ते थे ना. 732 और 723 करके हम पढ़ते थे, किसमें? जनरली रैबिट में और जनरली ह्यूमन में, दोनों में पढ़ना होता था उस टाइम पे. सो अभी तो सिर्फ हमको ह्यूमन में पढ़ना है. सो रिब्स का देखो, रिब्स का जनरली क्या है? ट्रू रिब्स क्या है? फर्स्ट टू सेवेंथ रिब्स. First to seventh ribs is nothing but generally true ribs, because it articulates with the sternum, directly articulates with the sternum, that why it is true rib. False rib क्या है? False rib क्या है? 8th to 12th rib. 8वां रिब से लेके 12 नंबर का रिब क्या है? जनरली इट इज फॉल्स रिब. एंड व्हाई इट इज कॉल्ड फॉल्स रिब? बिकॉज ज्वाइंड टुगेदर टू फॉर्म कार्टिलेज ऑफ रिब्स. ठीक है, ये खुद में ज्वाइन हो जाते हैं टू फॉर्म द कार्टिलेज ऑफ रिब्स. अभी नेक्स्ट देखो, फ्लोटिंग रिब्स क्या होता है? जिसका एक साइड तो क्या होता रहता है, पर दूसरा साइड क्या होता है? वो फ्लोट करते रहता है. ठीक है, वो एक दूसरे, जो देखो एक जो स्टर्नम से अटैच्ड है ट्रू रिब्स, अब जो इच अदर एक रिब दूसरे रिब से अटैच है, दैट इज फॉल्स रिब. और क्या है? जनरली एक एंड क्या अटैच है पीछे से, और सामने वाला पूरा का पूरा फ्लोट कर रहा है, कहीं पे अटैचमेंट ही नहीं है. सो दैट इज नथिंग बट फ्लोटिंग रिब, एंड दैट इज 11th and 12th रिब. इट फ्लोट्स एट दियर एंड्स. ठीक है, दिस फ्लोट्स एट दियर. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिब्स में. अगर फ्लोटिंग, अनफ्लोटिंग या फिर ट्रू फॉल्स फ्लोटिंग का पूछे, सो दिस विल बी ऑल वी हैव टू नो. अभी देखो, जिफोइड प्रोसेस यूनाइट्स विद द बॉडी एट एज ऑफ, जिफोइड प्रोसेस यूनाइट्स विद द बॉडी एट द एज ऑफ 40 ईयर्स. ठीक है, इसमें जनरली कितना होगा? 40 ईयर्स, याद रखिए. व्हिच स्ट्रक्चर पासेस थ्रू फोरामेन ऑफ लैंगर. फोरामेन ऑफ लैंगर के थ्रू क्या पास करता है? टेल ऑफ स्पेंस. और इस कहाँ होता है जनरली? दिस टेल ऑफ स्पेंसर ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में होता है. ठीक है, सेपीप्लेक्सस ड्रेन्स. सेपीप्लेक्सस ड्रेन्स देखो, Sapiplexus, it is generally situated below the aorta, so it is also called as subareolar plexus of Sapi. Subareolar plexus of Sapi. This is situated below the एरियोला. एरियोला जो होता है निप्पल एरियोला. सो एरियोला के जस्ट बिलो में जनरली क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सब एरियोलार प्लेक्सस ऑफ सैपी. लिंगुला इज व्हिच पार्ट ऑफ लंग? लिंगुला कौन सा पार्ट है लंग का? जनरली लिंगुला फॉर्म्स द लेफ्ट कार्डियक border. Which part of lung? The lingula is the left cardiac border, left side पे. So left upper lobe पे होता है. ठीक है, अभी देखो राइट लंग में क्या होता है? जनरली देयर आर 2 फीचर्स, ऑब्लिक फीचर और हॉरिजॉन्टल फीचर. लेफ्ट लंग में क्या होता है? सिर्फ ऑब्लिक फीचर होता है. लोब्स की बात करें तो राइट लंग में क्या होता है? सुपेरियर, मिडल और इंफेरियर लोब, और लेफ्ट लंग में सिर्फ सुपेरियर और इंफेरियर लोब होते हैं. सो इतना याद रखना है हमको. ठीक है, which muscle is involved in the violent expiratory efforts? अगर violent expiratory efforts हम कर रहे हैं, then the muscle involved will be latissimus dorsi. अभी देखो labored inspiration है ना, labored inspiration है ना, पूरा इंस्पिरेट कर रहे हैं. सो दिस इज द एक्सेसरी मसल दैट विल बी वर्किंग हियर इज serratus anterior, and the nerve supplying the serratus anterior is long thoracic nerve.
आगे देखो वायलेंट एक्सपीरेटरी इफोर्ट्स, अगर एक्सपीरेशन कर रहे हैं वायलेटली देन लेटिसिमस डोर्साई एंड इट इज सप्लाइड बाय थोरैकोडोर्सल नर्व, हमने ऊपर भी पढ़ा था। constriction of diaphragm will not cause constriction of which opening, constriction of diaphragm will not cause the constriction of which opening, it will not cause the constriction of IVC opening because it passes through the tendon opening, ये tendon opening के through pass करता है which is non contracting part of the muscle, the tendon will not contract, only the muscle will be contracting, so IVC opening. What is the length of the trachea, देखो diameter अगर देखें तो generally 2 cm in males and 1.5 cm in females है। अगर इसका सी शेप्ड रिंग देखो, सी शेप्ड रिंग्स है जनरली 16 to 20 इन नंबर होते हैं सी शेप्ड रिंग, और हमने ऊपर में पढ़ा था कि सी शेप्ड रिंग का जो पीछे से कनेक्शन होता है दैट इज ट्रैकियालिस मसल। अगर इसोफेगस का लेंथ जनरली देखें, लेंथ ऑफ ट्रैकिया 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसोफेगस का लेंथ अगर देखें दैट इज 25 सेंटीमीटर। यूरेटर अगेन 25 सेंटीमीटर, मेल यूरेथ्रा 20 सेंटीमीटर एंड फीमेल यूरेथ्रा विल बी 4 सेंटीमीटर। सम मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन लेंथ टॉपिक, ठीक है। मोस्ट कॉमनली फॉरेन बॉडीज लॉजेज इन हुच पार्ट ऑफ इसोफेगस, कौन से पार्ट ऑफ इसोफेगस पे फॉरेन बॉडी लॉज होता है जनरली, देखो इट जनरली लॉजेज इन द क्रिकोफेरेंजियस पार्ट, जो ऊपर वाला पोर्शन था, द फर्स्ट कंस्ट्रिक्शन वाला पोर्शन क्रिकोफेरेंजियस C6 के लेवल पे। सो जनरली मोस्ट कॉमन फॉरेन बॉडी टू लॉज इन द इसोफेगस इज फूड पार्टिकल, क्या सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन बॉडी है, फूड पार्टिकल, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेसरी मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है, एक्सेसरी मसल ऑफ इंस्पिरेशन एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेसरी मसल ऑफ इंस्पिरेशन एक्सेप्ट, देखो स्टर्नोक्लीडो, इरेक्टर स्पाइनी, स्केलेनियस एंड इंटरनल इंटरकोस्टल। सो एक्सेसरी इंस्पिरेशन जनरली इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जनरली क्या होता है, यहाँ पे देखो इंस्पिरेशन का पूछ रहा है, ये जनरली एक्सपिरेशन में काम देता है। सो देखो एक्सेसरी मसल्स फॉर इंस्पिरेशन, एक्सेसरी मीन्स दैट डज नॉट डायरेक्टली टेक पार्ट बट असिस्ट, है ना, एक्सेसरी फॉर इंस्पिरेशन। देखो एससीएम स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड इंस्पिरेशन के लिए, सेराटस एंटेरियर, सेराटस पोस्टेरियर, उसके बाद जनरली क्या है पेक्टोरालिस मेजर, माइनर, इरेक्टर स्पाइनी एंड स्केलिन, ठीक है। एक्सेसरी मसल फॉर एक्सपीरेशन क्या है, इंटरकोस्टल इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इनर मोस्ट इंटरकोस्टल्स, उसके बाद ट्रांसवर्स थोरैसिस, लैटिसिमस डोर्साई एंड एब्डोमिनल मसल। सो एक्सेसरी एक्सपीरेशन के लिए इंटरनल इंटरकोस्टल्स आर फॉर जनरली expiration not for inspiration, so this should be our answer. 75% respiration is due to 75% of the respiration is due to डायाफ्राम, ठीक है, डायाफ्राम एंड ओनली 25% इज विद द हेल्प ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। इंटरकोस्टल वेन्स ड्रेन्स इनटू नथिंग बट अजाइगस वेन्स। सो दिस विल बी ऑल फॉर आवर टुडेज क्लास. I covered almost all the questions that have been given here, and I have tried to explain as much as I can, and from where the topics have been mostly asked, that topics I have tried to cover. So this much for this video. Meet you in the next video.